पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन देखे थे, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने ईएमएफ इक्वेशन लिया था तो हमने एक बार और थोड़ा सा डील कर देता हूँ। जैसा कि हम ट्रांसफार्मर देखे थे, सपोज मैं एक ट्रांसफार्मर बना देता हूँ। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप्ड कोर है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर शेप्ड कोर में हम कॉपर हाई कंडक्टिविटी वाले मटेरियल कॉपर वायर को बाउंड कर देते हैं। एक लिंब में तो प्राइमरी बनता है, एक हम ऐसा कर दिए तो सेकेंडरी बन गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं वो क्या रहता है, प्राइमरी। सपोज हम इस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। सपोज इस अप्लाइड एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को वी इन दे देते हैं। ठीक है, एसी सिग्नल है। जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी। तो बोल सकते हैं कि ये वाला जो वाइंडिंग है वो क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये वाला जो वाइंडिंग क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग रहता है। जिससे लोड को कनेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी होता है। जिसमें हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सप्लाई देते हैं वो क्या होता है, प्राइमरी। ठीक है, सपोज इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वाइंडिंग है वही है। सपोज इस वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स है वो एनपी, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। दैट मीन्स इस कॉइल, इस वाइंडिंग में फेरों की संख्या, उस कॉपर वायर को कितने फेरे लपेटे गए हैं उसकी संख्या है वो एनपी है, नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज द नंबर ऑफ टर्न्स इज सेकेंडरी वाइंडिंग इज एनएस। क्लियर हुआ? तो आप सबको पता है कि जैसे ही हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, उस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल के कारण उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर एक अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सपोज इस अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल के कारण इसके प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट क्या है, आईपी है, प्राइमरी वाइंडिंग करंट आईपी के लिए आईपी एम्पियर का करंट का फ्लो होता है। जैसे ही इस वाइंडिंग पर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। करंट फ्लो होने से क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस प्रोड्यूस्ड फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक जो फ्लक्स है जो है वो इस हाई कंडक्टिविटी, हाई परमिबिलिटी वाले मैग्नेटिक कोर के थ्रू क्या होने लगता है, पास होने लगता है, प्राइमरी से सेकेंडरी कोर। और इस सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न पे आपका फ्लक्स है वो क्या होता है, पास हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी पे आपका पास होता है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जो फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी को लिंक करने वाले फ्लक्स रेट में चेंज होता है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी के फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होने के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सपोज इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को मैं ईपी दे दूं। ईएमएफ अक्रॉस क्या है, प्राइमरी एस, ईपी नहीं सॉरी, ईएस सेकेंडरी वाइंडिंग ईएमएफ। और इस प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को क्या दे देता हूँ मैं, ईपी दे दूँ। तो सो फ्रॉम ट्रांसफार्म इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑफ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मैं ईपी दे दूं तो ईपी इक्वल टू क्या लिखे थे, 4.44, क्या लिखे उसके बाद हम 4.445 एम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोड्यूस्ड फ्लक्स, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल, एंड एनपी इज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो हमने ये ईएमएफ इक्वेशन हमने डेराइव किया था। चाहते हैं तो सामने हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो कर लो। -4.44 पाई एम एफ
एन पी इस नंबर, तो हमने बताया था कि अगर फाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज फिक्स्ड, फाई एम इज मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज आल्सो कांस्टेंट, अगर उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, स्थिर है, तो सारे की वैल्यू जब कांस्टेंट है तो कुल मिलाकर प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर एनपी की वैल्यू बढ़ेगा तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ एट प्राइमरी वाइंडिंग विल बी इंक्रीज्ड, प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर किसी वाइंडिंग के अक्रॉस डेवलप्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू उस वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसी प्राइमरी वाइंडिंग से क्रिएटेड जो फ्लक्स है उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक पाथ का फॉलो करते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करता है, लिंक करता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होने के कारण उस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, ईएस से डेवलप डिनोट करते हैं। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, सपोज इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ई एस इक्वल टू क्या होगा, -4.445 दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ। तो ई पी प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है, ई एस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है। क्लियर हुआ। ई पी एंड ई एस दिस विल बोथ रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर भी आपका फाई एम वही है जो प्राइमरी वाइंडिंग से क्रिएटेड फ्लक्स, जिस एम्पलीट्यूड का फ्लक्स है सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक किया, फाई एम की वैल्यू भी कांस्टेंट, एफ फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा जो प्राइमरी में, वही सेकेंडरी पे भी फ्रीक्वेंसी वही रहेंगे, एन एस है वो नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कुल मिलाकर अगर देखूं तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है मेनली नंबर ऑफ टर्न्स पर ही क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ। तो ये दोनों इक्वेशन को मैंने ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन से ही लिया हूँ। क्लियर हुआ। सपोज अगर इस इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ई एस डिवाइडेड बाय क्या होगा, ई पी होंगे। फिर उसके बाद क्या है, -4.44, फिर ये फाई एम, फिर एफ, और ये क्या हो जाएगा, एन एस। सिमिलरली क्या हो जाएगा, -4.44 फाई एम एफ, और ये क्या हो जाएगा, एन पी। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किया, राइट को राइट से। मैंने इक्वेशन नंबर 2 दैट मीन्स इंड्यूस्ड वोल्टेज एट सेकेंडरी वाइंडिंग को मैं इंड्यूस्ड वोल्टेज एट प्राइमरी वाइंडिंग से क्या कर दिया, डिवाइड। अब देखो इतना और इतना तो सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस का क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ई एस डिवाइडेड बाय क्या होगा, ई पी। तो ई एस डिवाइडेड बाय ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस डिवाइडेड बाय एन पी। और ये नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी वाइंडिंग टू नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी वाइंडिंग, दोनों का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, के से। तो फाइनली एन के विल बी व्हाट एन एस डिवाइडेड बाय एन पी। सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर may be defined as the ratio of number of turns at secondary winding to number of turns at primary winding। क्लियर हुआ। के को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, कहीं कहीं पर कोई बुक में इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एजेंशन नोटेशन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब भी बोलेगा तो ऑलवेज जो रेशियो जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी वाइंडिंग टू नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी वाइंडिंग। और ये नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी वाइंडिंग टू नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट सेकेंडरी वाइंडिंग टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी, मतलब सभी आपस में क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो के इक्वल टू भी ई एस बाई ई पी ले सकते हैं, या फिर के इक्वल टू एन एस बाई एम पी भी ले सकते हैं। तो के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, बेसिकली ये नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर हुआ। तो ये है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो
K of transformer may be defined as the ratio of number of turns at secondary winding to number of turns at प्राइमरी वाइंडिंग। क्लियर हुआ? तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स टू दी प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स, इनका रेशियो है वही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइमरी एक्सटर्नल एसी के वजह से प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट का फ्लो हुआ। प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट फ्लो होने के कारण उसके प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस एक पावर डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस्ड पावर एट प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। सपोज इफ P that means power at primary winding of transformer, and this P represent for primary and this P represent for power। ठीक है, सपोज PP is power developed across primary winding of the transformer, primary winding of transformer। ठीक है, तो अगर प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे जो पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो डेवलप होगा, उस डेवलप्ड इलेक्ट्रिक पावर को अगर पीपी से रिप्रेजेंट करें, एंड पी एस इज पावर एट सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, पावर एट सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, पावर एट सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर पावर है, उसको पी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, कोई किसी भी ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो पावर होगा वो कभी भी प्राइमरी वाइंडिंग पावर से क्या हो सकता है? लार्जर नहीं हो सकता। मतलब जितना हम इनपुट देंगे उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता। तो कोई भी ट्रांसफार्मर के केस में पी एस जो होता है, पावर एट सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है, उसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज पावर एट प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होता है? कम होता है, पीपी से हमेशा कम होता है। बट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, बट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा? पावर एट प्राइमरी वाइंडिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू पावर एट सेकेंडरी। ठीक है, बट पी एस ऑलवेज लेस देन पीपी। क्लियर हुआ? दैट मीन्स पावर एट सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑलवेज लेस देन पावर एट प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो पीपी की वैल्यू हमेशा पीएस से क्या होती है? कम होती है। तो पीपी इक्वल टू पीएस होता है। तो पावर एट प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू पावर एट सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग पे पावर जो होगा वो क्या होगा? आईपी, प्राइमरी वाइंडिंग करंट इनटू क्या होगा? ईपी, प्राइमरी वाइंडिंग करंट इनटू प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज, दैट मीन्स ईएमएफ। वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू क्या होता है? पावर होता है। तो आई पी इंटू ई पी, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई एस इंटू क्या होगा? ई एस हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगेन इसको मैं सेकेंडरी टू प्राइमरी अगर रेशियो बनाऊं तो इस ई पी को इधर ई एस के डिवाइड कर देता हूँ, इस ई एस को इसका डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई पी डिवाइडेड बाई क्या होंगे? आई एस, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एस डिवाइडेड बाई क्या होगा? ई पी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो आपका वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और प्राइमरी वाइंडिंग पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे, इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल टू होगा प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू दी सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। मतलब रेसिप्रोकल हो रहा है, समझो ना? क्लियर हुआ? अगर हम इसको दे देते हैं, सपोज इसके पहले वाले को हम कुछ नहीं दिए हैं तो इसको दे देते हैं 1 नंबर दे देते हैं, मान लीजिए इसको दे देते हैं हम सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ई एस बाई ई पी। ठीक है, सो ठीक है, इसको और ऐसा लिख सकते हैं कि इक्वल टू एन एस बाई एन पी, और ये होता है ई एस बाई क्या होता है? ई पी। क्लियर हुआ? तो ये नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या होगा? ई एस सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज टू प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू सेकेंडरी वाइंडिंग करंट इक्वल टू क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स टू दी प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स इक्वल टू क्या होता है? के। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वाइंडिंग्स वोल्टेज एंड वाइंडिंग करंट एंड वाइंडिंग टर्न्स। क्लियर हुआ? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का डिफरेंट टर्म में क्या है? रिलेशनशिप है। क्लियर हुआ? तो के क्या है यहाँ पर? सिंपली
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर बात करें तो ए इसका यूनिट एम्पियर, इसका भी यूनिट है, कैंसिल होकर कोई यूनिट नहीं बचेगा। ये तो कॉन्स्ट ये आपका फेरों की संख्या सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये वोल्ट और वोल्ट डिवाइड होकर कैंसिल होकर कोई यूनिट नहीं बचेगा। क्लियर हुआ? तो ऑलवेज क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, हमेशा इसकी रेशियो है उसको हम क्या करते हैं, नंबर के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? तो के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ईपी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका यूनिट वोल्ट है। ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट होता है, वोल्टेज का भी यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट होता है। क्लियर हुआ? ईएस है वो induced EMF across secondary winding of transformer. NP is number of turns at primary winding of transformer. NS is number of turns at secondary winding of transformer. IP is primary winding current. IS is secondary winding current in ampere. These two will be in ampere and this ratio becomes dimensionless parameter, unitless parameter. So there is no unit of transformation ratio K. K का कोई यूनिट नहीं होता। एग्जाम में पक्का आएगा ये, इसका रिलेशन निकालने के लिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, ईएमएफ इक्वेशन से ही यहाँ पर रेशियो डिवाइड करके निकाला। फिर यहाँ पर मैंने बताया कि अगर पीपी प्राइमरी वाइंडिंग पे पावर है और पीएस सेकेंडरी वाइंडिंग पावर है, तो किसी भी ट्रांसफार्मर अगर वो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड जो पावर है सेकेंडरी वाइंडिंग पावर का क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे कोई भी ट्रांसफार्मर एक आइडियल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसमें क्या है, एनर्जी का लॉसेस है वो होंगे ही होंगे। क्लियर हुआ? जितना पावर प्राइमरी में हो पूरे का पूरे जो पावर है सेकेंडरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कुछ ना कुछ अमाउंट का इसमें पावर की लॉसेस तो होंगे ही होंगे। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कोई भी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो पावर है कभी भी प्राइमरी पावर से ज़्यादा नहीं हो सकता। बट आइडियल के केस में एक कल्पना मात्र है आइडियल ट्रांसफार्मर, तो उस केस में प्राइमरी वाइंडिंग जो पावर है वो सेकेंडरी वाइंडिंग पावर का क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम ट्रांसफार्मर को लॉस लेस कंसीडर करें, अगर उससे कोई भी एनर्जी की लॉसेस नहीं माने तब की केस, लॉस नहीं है एजम्पशन करें तब का केस है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया। हम इसी से एक इम्पिडेंस रेशियो हम एक वो कर लेते हैं, इम्पिडेंस रेशियो। इम्पिडेंस रेशियो का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के साथ रिलेशन बता देते हैं। ठीक है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी कोई भी ट्रांसफार्मर है वो आइडियल नहीं हो सकता, बट एजम्पशन के लिए हम एजम्पशन कर सकते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जो पावर जो है वो ऑलवेज सेकेंडरी पावर का क्या होगा, इक्वल होगा। ये कल्पना मात्र है ना, हाइपोथेटिकल है समझो। ठीक, एक कल्पना बस है, क्योंकि हर एक ट्रांसफार्मर में कुछ न कुछ अमाउंट में आयरन लॉसेस होगा, कॉपर लॉसेस होंगे, हिस्टेरिसिस लॉसेस होगा, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें पावर की लॉसेस होता ही होता है। दैट मीन्स पूरे का पूरे पावर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग का पावर है कंप्लीटली सेकेंडरी वाइंडिंग पे ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। दैट मीन्स सेकेंडरी पावर है वो ऑलवेज प्राइमरी पावर से कम ही होगा। बट केस ऑफ फॉर एजम्पशन आइडियल ट्रांसफार्मर पीपी विल बी इक्वल्स टू पीएस। पीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी करेंट का स्क्वायर इंटू जेड where Zp is impedance of primary winding and this will be Is, suppose secondary current Is equal to क्या into क्या हो जाएगा Zs। तो Zp क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग इम्पिडेंस इन ओम, Zs क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग इम्पिडेंस इन ओम। तो ये Zp प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस है, Zs सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस है। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी टू प्राइमरी एक तरफ इसको सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि मुझे इम्पीडेंस का रेशियो बताना है। तो सारे में रेशियो को मैंने वोल्टेज का रेशियो बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन के केस में उसको भी सेकेंडरी टू प्राइमरी किया। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब बनाया, नंबर ऑफ टर्न्स की बात किया तो उसको भी सेकेंडरी टू प्राइमरी किया। तो जेड को इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जेड एस डिवाइडेड बाई क्या होंगे, जेड होंगे, जेड एस डिवाइडेड बाई जेड, और ये क्या हो जाएगा, आई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, ये आई एस का स्क्वायर। ठीक है, या फिर मुझे अगर इसका स्क्वायर हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट
इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर रूट, तो इधर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा, आई पी डिवाइडेड बाई आई एस प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा रूट जेड एस डिवाइडेड बाई क्या होगा, जेड पी। क्लियर हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से आई पी डिवाइडेड बाई आई एस इक्वल टू क्या निकाले हैं, ई एस डिवाइडेड बाई ई पी। सो आई पी डिवाइडेड बाई आई एस इक्वल टू हम क्या निकाले हैं, के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, आई पी बाई आई एस को ही के बोलते हैं, और के इक्वल टू, अगर मुझे सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस पता है, प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस पता है, तो यहाँ पर अगर रख दूँ तो यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगा, ये भी ओम और ओम कैंसिल होकर कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको दे दूँ, मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी कैन राइट, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के विल बी एन एस डिवाइडेड बाई एन पी, and this will be again ES divided by EP, and this will be again IP divided by IS, and this will be again ZS divided by ZP। क्लियर हुआ। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टू टर्नर रेशियो, मतलब दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टू EMF, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टू करेंट रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टू इम्पिडेंस। तो इस सारे के बीच में रिलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर Z है वो इम्पिडेंस को शो करता है, ZS मतलब इम्पिडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, एंड ZP इज इम्पिडेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ। तो K ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जिसको कभी कभी हम टर्न रेशियो भी बोल देते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब सेकेंडरी टू प्राइमरी वाइंडिंग रेशियो। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेशियो है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कहीं कहीं पर इसको स्मॉल m से, ये तो n ही है, कहीं पर T1 T2 मतलब 1 मतलब प्राइमरी के लिए, 2 मतलब सेकेंडरी के लिए, इसको V1 V2 ऐसा भी लिख सकते, मतलब V2 V1। अजम्पशन कुछ भी कर सकते हो। मैं अपने तरफ से ईएमएफ को ई से शो किया, नंबर ऑफ टर्न्स को एन से, प्राइमरी के लिए पी, सेकेंडरी के लिए एस, करेंट को आई पी आई एस। ये है, तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इम्पिडेंस रेशियो, करेंट रेशियो, वोल्टेज रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो कभी भी अगर एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएंगे तो यहाँ तक बिल्कुल रिलेशन बताएंगे ही बताएंगे। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो क्लियर है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।